रॉबिन हुड भिखारी बन गया। जॉली रॉबिन ने लिटिल जॉन को सड़क के दोराहे पर छोड़ दिया। वह अपने चारों ओर चमकती हुई मधुर धूप में खुशी खुशी आगे बढ़ता रहा। कभी कभी वह दिन की शुद्ध खुशी के लिए उछलता कूदता या कोई गीत गाता, क्योंकि वसंत की मिठास के कारण उसका दिल उसके भीतर उतना ही कामुक था जितना कि घास पर उगे एक नए बछेड़े का। कभी कभी वह लंबी दूरी तक चलता, गहरे नीले आकाश में धीरे धीरे आगे बढ़ते बड़े सफ़ेद बादलों को देखता। कभी कभी वह रुक जाता और सभी चीज़ों के जीवन की पूर्णता का आनंद लेता, क्योंकि हेजरों कोमलता से खिल रहे थे और घास के मैदानों की घास लंबी और हरी हो रही थी। फिर वह स्थिर खड़ा रहता और झाड़ियों में छोटे पक्षियों के मधुर गीत सुनता या मुर्गे की स्पष्ट बांग को सुनता जो आकाश को बारिश के लिए ललकार रहा था, जिस पर वह हंसता, क्योंकि रॉबिन के दिल को खुश करने में बस इतना ही समय लगता था। इसलिए वह मर्दाना तरीके से आगे बढ़ता रहा, इस कारण या उस कारण से हमेशा रुकने को तैयार रहता था और कभी कभी मिलने वाली खुशमिजाज लड़कियों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। इस तरह सुबह बीत गई, लेकिन अभी तक उसे कोई भिखारी नहीं मिला जिसके साथ वह कपड़े बदल सके। उसने कहा, अगर मैं जल्दी में अपनी किस्मत नहीं बदलता तो मेरा पूरा दिन खाली ही रहेगा, क्योंकि यह लगभग आधा बीत चुका है। और हालांकि मैंने देहात में मौज मस्ती की है, लेकिन मैं भिखारी के जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर कुछ समय बाद उसे भूख लगने लगी, जिसके बाद उसका मन वसंत और फूलों और पक्षियों के विचारों से हटकर उबले हुए कैपोन, मांसी, सफ़ेद ब्रेड और इसी तरह की चीज़ों पर बड़ी कोमलता से ध्यान देने लगा। उसने खुद से कहा, काश मेरे पास विली विंकिन का विशिंग कोट होता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए और यह वही होना चाहिए। यहाँ उसने अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर अपने दाएं हाथ की तर्जनी से उन चीज़ों को चिन्हित किया जिनकी उसे इच्छा थी। सबसे पहले, मैं कोमल लाख की मीठी भूरी पाई खाऊंगा। ध्यान रहे, सूखी पकी हुई नहीं, बल्कि उसमें नमी लाने के लिए अच्छी ग्रेवी डाली हुई होगी। इसके बाद मैं एक सुंदर मुर्गी, अच्छी तरह से उबली हुई, कोमल कबूतरों के अंडों के साथ, चतुराई से कटे हुए, प्लेट पर सजाकर खाना चाहूँगा। इसके साथ मैं एक लंबी, पतली गेहूं की रोटी खाऊंगा जिसे चूल्हे पर पकाया गया हो। यह आग से गर्म होनी चाहिए, चमकदार भूरे रंग की परत के साथ, मेरी अपनी मेड मैरियन के बालों के रंग की, और यह परत उतनी ही कुरकुरी और भंगुर होनी चाहिए जितनी पतली सफ़ेद बर्फ जो सर्दियों की सुबह में खांचों के पार पड़ी रहती है। ये अधिक ठोस चीज़ों के लिए पर्याप्त होंगी, लेकिन इनके साथ मुझे 3 मोटे और गोल बर्तन चाहिए, एक मांसी से भरा, एक कैनरी से और एक मेरे अपने प्यारे लिस्टी सैक से भरा हुआ। इस प्रकार रॉबिन ने खुद से कहा, उसके मुंह के कोने उसके मन में पल रही अच्छी चीज़ों के विचारों से नम हो रहे थे। इसलिए खुद से बात करते हुए वो उस जगह पर पहुंचा जहां धूल भरी सड़क तेजी से बाढ़ के चारों ओर मुड़ती थी, जो आने वाले पत्ते के हरे रंग से कोमल थी, और वहां उसने अपने सामने एक मोटे आदमी को एक सीढ़ी पर बैठे देखा जो आलस्य में अपने पैरों को हिला रहा था। इस कामुक बदमाश के चारों ओर अलग अलग आकार और प्रकार के कई थैले और थैलियां लटक रही थीं, 1 दर्जन या उससे भी ज्यादा, बड़े, चौड़े, खुले मुंह वाले, भूखे कौओं के झुंड की तरह। उसका कोट उसकी कमर पर इकट्ठा था और उस पर उतने ही रंग लगे थे जितने वसंत ऋतु में मेपोल पर धारियां होती हैं। उसके सिर पर उसने एक बड़ी लंबी चमड़े की टोपी पहन रखी थी और उसके घुटनों के पार ब्लैकथॉर्न का एक मोटा क्वार्टरस्टाफ टिका हुआ था, जो रॉबिन के जितना लंबा और भारी था। वो हमेशा की तरह नॉटिंगमशायर की गलियों और सड़कों पर एक हंसमुख भिखारी की तरह घूमता था, क्योंकि उसकी आंखें स्लेट की तरह ग्रे थीं और खुशी के साथ झपकती, चमकती और नाचती थीं, और उसके काले बाल उसके सिर पर छोटे छोटे घुंघराले छल्ले के रूप में लटके हुए थे। नमस्ते अच्छे साथी, रॉबिन ने कहा जब वो दूसरे के पास आया। इस खुशी के दिन जब फूल झांक रहे हैं और कलियां फूल रही हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर दूसरे ने एक आंख झपकाई और तुरंत प्रसन्न स्वर में बोला, मैं सीढ़ी पर बैठता हूँ और मैं थोड़ी देर गाता हूँ, जैसे मैं अपने सच्चे प्रिय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ओ, क्योंकि सूरज चमक रहा है और पत्तियां प्रकाश में नाच रही हैं और छोटी चिड़िया गाती है, वह निकट है। ओ, और ऐसा ही मेरे साथ है। धमकाने वाले लड़के,
सिवाय इसके कि मेरी डोक्सी नहीं आती। अब ये सचमुच एक मधुर गीत है, रॉबिन ने कहा, और यदि मैं तुम्हें सुनने के लिए सही मन में होता तो मैं और भी अधिक सुन सकता था, लेकिन मुझे तुमसे 2 गंभीर बातें पूछनी हैं, इसलिए कृपया सुनो। इस पर खुशमिजाज भिखारी ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, जैसे कोई बदमाश मैगपाई हो। उसने कहा, मैं भारी चीजें डालने के लिए एक बीमार घड़ा हूँ, अच्छे दोस्त, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास कभी भी गंभीर शब्द बोलने के लिए बहुत कम है। नहीं, प्रसन्नचित रॉबिन ने कहा, सबसे पहले मैं जो कहना चाहूँगा वह मेरे लिए सबसे गंभीर विचार है, अर्थात मुझे खाने पीने के लिए कुछ कहाँ मिलेगा। क्या तुम ऐसा कहते हो? भिखारी ने कहा, मेरी माँ, मैं इस मामले पर इतना गंभीर विचार नहीं करता। जब मिल जाता है तब खा लेता हूँ और जब नहीं मिलता तब अपना टुकड़ा चबाता हूँ। इसी तरह जब खाने को कुछ नहीं होता तो मैं अपने गले की धूल को ठंडे पानी की बूंदों से धोता हूँ। जब तुम मेरे पास आए तो मैं यहाँ बैठा था और सोच रहा था कि मुझे अपना उपवास तोड़ना चाहिए या नहीं। मैं खाने से पहले अपनी भूख को बहुत बढ़ाना पसंद करता हूँ, क्योंकि तब एक सूखा टुकड़ा मेरे लिए उतना ही अच्छा होता है जितना कि मोटे राजा हैरी के लिए चर्बी और किशमिश से बना हिरन का मांस। मुझे अभी बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ही समय में ये भूख बहुत बढ़ जाएगी। अब सच में, हंसते हुए रॉबिन ने कहा, तुम्हारे दांतों के बीच एक अजीब सी जीभ है। लेकिन क्या तुम्हारे पास सचमुच एक सूखी पपड़ी के अलावा कुछ नहीं है? मुझे लगता है कि तुम्हारे बैग और थैलियां ऐसे पतले भोजन के लिए मोटी और ललचाई हुई हैं। क्यों, शायद इसमें कोई और ठंडा व्यंजन हो, भिखारी ने चालाकी से कहा। और क्या तुम्हारे पास पीने के लिए ठंडे पानी के अलावा कुछ नहीं है? रॉबिन ने कहा, एक बूंद भी नहीं, भिखारी ने कहा। पेड़ों के उस झुरमुट के पार एक छोटा सा सराय है जिस पर तुमने कभी नजर डाली है, लेकिन मैं वहां नहीं जाता क्योंकि वे मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। एक बार जब एम्मिट के अच्छे पादरी वहां भोजन कर रहे थे तो मकान मालकिन ने खिड़की पर ठंडा होने के लिए उबले हुए केकड़ों और जौ की चीनी से बनी एक प्यारी सी छोटी सी तीखा रखी, और उसे वहां देखकर और उसके खो जाने के डर से मैं उसे अपने साथ ले गया जब तक कि मैं उसके मालिक को नहीं ढूंढ लेता। तब से वे मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते रहे हैं, फिर भी सच मुझे ये कहने पर मजबूर करता है कि उनके पास अब तक की सबसे अच्छी शराब है जो मैंने कभी नहीं पी है। इस पर रॉबिन जोर से हंसा। उसने कहा, शादी करो, तुम्हारी दयालुता के कारण उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया। लेकिन मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे थैलों में क्या है? क्यों? भिखारी ने अपने बैग के मुंह में झांकते हुए कहा, मुझे यहाँ कबूतर की पाई का एक बढ़िया टुकड़ा मिला है जिसे ग्रेवी रखने के लिए गोभी के पत्ते में लपेटा गया है। यहाँ मुझे मांस का एक सुंदर धारीदार टुकड़ा और यहाँ सफ़ेद रोटी का एक अच्छा टुकड़ा मिला है। यहाँ मुझे 4 जई के केक और हैम का एक ठंडा टुकड़ा मिला है। हाँ, सच में, यह अजीब है, लेकिन यहाँ मुझे 6 अंडे मिले हैं जो शायद यहाँ के किसी पोल्ट्री यार्ड से संयोग से आए होंगे। वे कच्चे हैं, लेकिन अंगारों पर भुने हुए हैं और उन पर मक्खन का एक टुकड़ा लगा हुआ है जो मैं देख रहा हूँ। शांति, अच्छे दोस्त, रॉबिन ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, तुम जो इतनी मीठी बातें मुझे बताते हो उससे मेरा बेचारा पेट खुशी से कांप उठता है। अगर तुम मुझे खाने को दोगे तो मैं तुरंत उस छोटी सी सराय में चला जाऊंगा जिसके बारे में तुमने अभी बताया था, और तुम्हारे और मेरे पीने के लिए एक बोतल शराब लाऊंगा। दोस्त, तुमने बहुत कुछ कह दिया है, भिखारी ने सीढ़ी से उतरते हुए कहा। मैं तुम्हें अपने पास मौजूद सबसे बढ़िया दावत दूंगा और तुम्हारी संगत के लिए सेंट सेड्रिक को आशीर्वाद दूंगा। लेकिन प्यारे चक, मैं विनती करता हूँ कि कम से कम 3 क्वार्ट शराब लाऊं, एक तुम्हारे पीने के लिए और 2 मेरे पीने के लिए, क्योंकि मेरी प्यास इतनी है कि मुझे लगता है कि मैं शराब को ऐसे पी सकता हूँ जैसे डी नदी की रेत खारे पानी को पीती है। इसलिए रॉबिन ने तुरंत भिखारी को छोड़ दिया, जो खुद बाड़ के पीछे एक नवोदित नींबू की झाड़ी के पास गया और वहां घास पर अपना भोजन फैलाया और एक छोटी सी आग पर अपने अंडे भूने, उस रेखा में लंबे समय तक काम करने से प्राप्त निपुणता के साथ। थोड़ी देर बाद रॉबिन वापस आया और अपने कंधे पर एक बढ़िया बियर की खाल लेकर आया,
जिसे उसने घास पर रख दिया। फिर जमीन पर फैले भोजन को देखते हुए और ये देखने में एक सुंदर दृश्य था, उसने धीरे से अपने पेट पर अपना हाथ रगड़ा, क्योंकि उसकी भूखी आंखों को ये सबसे सुंदर दृश्य लगा जो उसने अपने पूरे जीवन में देखा था। मित्र, भिखारी ने कहा, मुझे उस चमड़े का वजन महसूस करने दो। हाँ, सच में, रॉबिन ने कहा, अपनी मदद करो प्यारे चक, और इस बीच मुझे देखने दो कि तुम्हारा कबूतर पाई ताज़ा है या नहीं। अतः एक ने शराब पी और दूसरे ने कबूतर पाई पर कब्जा कर लिया, और कुछ देर तक कुछ भी सुनाई नहीं दिया, सिवाय भोजन के चबाने और खाल से शराब के निकलने की गुड़गुड़ाहट के। अंततः इस प्रकार काफी समय बीत जाने के बाद रॉबिन ने भोजन को अपने से दूर धकेल दिया और गहरी संतुष्टि की सांस ली, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह पूरी तरह से नया हो गया हो। और अब, अच्छे मित्र, उसने एक कोहनी पर झुकते हुए कहा, मैं तुमसे उस दूसरे गंभीर मामले के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने कुछ समय पहले बात की थी। कैसे? भिखारी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम निश्चित रूप से इस तरह के गंभीर मामलों से संबंधित बातें नहीं करोगे। नहीं, रॉबिन ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्यास नहीं रोकूंगा, प्यारे दोस्त, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो तुम पियो। ऐसा ही है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी कला पसंद आ गई है और मैं खुद एक भिखारी के जीवन का स्वाद चखना चाहता हूँ। भिखारी ने कहा, मुझे आश्चर्य नहीं है कि तुम्हें मेरे जीने का तरीका पसंद आया, अच्छे साथी, लेकिन पसंद करना और करना दो अलग अलग तरह की बातें हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, दोस्त, किसी को एक लंबी प्रशिक्षुता करनी चाहिए, तभी वह एक क्लेपर डजंट बनना सीख सकता है। क्रैंक या अब्राहम मैन तो बिल्कुल नहीं। 3. मैं तुमसे कहता हूँ, बेटा, तुम उस काम को करने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हो, जिसे सीखने में तुम्हें सालों लग सकते हैं। 3. घुमंतु भिक्षुकों की श्रेणियां जो इंग्लैंड में फैल गईं 17वीं शताब्दी के मध्य तक। अंग्रेजी खलनायक आदि। शायद ऐसा ही हो, रॉबिन ने कहा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि गैफर स्वेंथोर्ड ने कहा था कि जैक शूमेकर खराब रोटी बनाता है, टॉम बेकर खराब शून बनाता है। फिर भी, मैं एक भिखारी के जीवन का स्वाद चखना चाहता हूँ, और मुझे बस इतना चाहिए कि कपड़े किसी भी भिखारी के जितने अच्छे हों। मैं तुमसे कहता हूँ, दोस्त, भिखारी ने कहा, यदि तुम हमारे शिल्प के संरक्षक अच्छे संत विंटन की तरह मधुर कपड़े पहने होते, तो तुम कभी भिखारी नहीं बनते। शादी करो, जो भी पहला खुशमिजाज यात्री तुम्हें मिलेगा, वह तुम्हें एक ऐसे शिल्प में अपनी नाक घुसाने के लिए पीट पीट कर मार डालेगा जो तुम्हारा नहीं है। फिर भी, रॉबिन ने कहा, मैं इसे आजमाना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कपड़े बदल लूंगा, क्योंकि तुम्हारा पहनावा सुंदर लग रहा है, न कि आकर्षक। इसलिए मैं न केवल कपड़े बदलूंगा, बल्कि मैं तुम्हें 2 सुनहरे देवदूत भी दूंगा। मैं अपने साथ अपनी मजबूत छड़ी लाया हूँ, ये सोचकर कि मुझे इस मामले में तर्क के तौर पर तुम्हारे कपड़े के किसी भाई के सिर पर वार करना पड़ सकता है, लेकिन तुमने मुझे जो दावत दी है, उसके लिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी छोटी उंगली भी नहीं उठाऊंगा, इसलिए तुम्हें डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। भिखारी अपनी उंगलियों को कमर पर टिकाकर सुनता रहा, और जब रॉबिन ने बात खत्म की तो उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया और अपनी जीभ गाल में घुसा ली। शादी करो, ऊपर आओ, उसने आखिर में कहा। अपनी उंगली मेरे खिलाफ उठाओ, सच में? क्या तुम पागल हो गए हो, यार? मेरा नाम रिकन हेजल है, और मैं होलीवेल से आया हूँ, फ्लिंटशायर में, डी नदी के उस पार। मैं तुमसे कहता हूँ, बदमाश, मैंने तुमसे बेहतर कई लोगों का सिर फोड़ दिया है, और अब भी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मुकुट जला दूंगा, लेकिन तुमने मुझे जो शराब दी है, उसके लिए नहीं। अब तुम्हें मेरे कोट का एक भी टैग रैग नहीं चाहिए, भले ही वो तुम्हें फांसी से बचा सके। अब दोस्त, रॉबिन ने कहा, मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारा सुंदर सिर खराब करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि अगर ये दावत न होती तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता, जिससे तुम्हें आने वाले कई दिनों तक देश की यात्रा नहीं करनी पड़ती। अपने होंठ बंद रखो, लड़के, नहीं तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारी बातों के साथ तुम्हारे मुंह से निकल जाएगी। अब बाहर निकलो, और अफसोस है तुम पर, यार, क्योंकि तुमने आज खुद को बीमार कर लिया है।
भिखारी चिल्लाया, उठकर अपनी लाठी उठाए। अपना डंडा उठाओ और अपना बचाव करो, दोस्त, क्योंकि मैं न केवल तुम्हें पीटूंगा बल्कि मैं तुमसे तुम्हारा पैसा भी छीन लूंगा और तुम्हारे पास इतना भी नहीं बचेगा कि तुम अपने फटे सिर को रगड़ने के लिए हंस की चर्बी खरीद सको। इसलिए मैं कहता हूँ, अपना बचाव करो। तभी खुशमिजाज रॉबिन उछल पड़ा और उसने अपनी छड़ी भी छीन ली। उसने कहा, अगर तुम ले सको तो मेरा पैसा ले लो। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे छुओगे तो मैं तुम्हें हर एक पैसा मुफ्त में दूंगा। और उसने अपनी छड़ी को अपनी उंगलियों में तब तक घुमाया जब तक कि वह फिर से सीटी नहीं बजा। फिर भिखारी ने भी अपनी लाठी घुमाई और रॉबिन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे यौमन पलट गया। भिखारी ने 3 वार किए, लेकिन एक भी वार रॉबिन के सिर के एक बाल को भी नहीं छू पाया। फिर तगड़े रॉबिन ने अपना मौका देखा और 3 वार गिनने से पहले ही रिकन की लाठी बाड़ के ऊपर थी और रिकन खुद हरी घास पर लेटा हुआ था और उसकी हरकतें इतनी कम थीं जितनी कि एक खाली पुडिंग बैग में होती हैं। अब क्या हुआ? हंसते हुए रॉबिन ने कहा, क्या तुम मेरी खाल या मेरे पैसे लोगे, प्यारे चक? लेकिन इस पर दूसरे ने एक शब्द भी नहीं कहा। तब रॉबिन ने उसकी दुर्दशा देखी और यह भी कि वह इस प्रहार से स्तब्ध था। हंसते हुए भागा और शराब की खाल लाया और उसमें से कुछ भिखारी के सिर पर और कुछ उसके गले में डाल दिया, जिससे उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा जैसे कि वह सोच रहा हो कि वह अपनी पीठ के बल क्यों लेटा है। तब रॉबिन ने, ये देखकर कि उसने कुछ हद तक अपने दिमाग से निकली हुई बुद्धि को इकट्ठा कर लिया था, कहा, अब अच्छे साथी, क्या तुम मेरे साथ कपड़े बदलोगे या मुझे फिर से तुम्हारा पीछा करना पड़ेगा? यहाँ 2 सुनहरे देवदूत हैं, यदि तुम मुझे अपने सारे चिथड़े, बैग, टोपी और अन्य चीजें मुफ्त में दे दोगे। यदि तुम उन्हें मुफ्त में नहीं दोगे तो मुझे डर है कि मुझे, और उसने अपनी छड़ी को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर रिकन उठकर बैठ गया और अपने सिर पर लगे उभार को रगड़ने लगा। अब बाहर निकलो, उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हें प्यार से पीटूंगा, दोस्त। मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने अपनी क्षमता से ज्यादा बियर खरीद ली है। अगर मुझे अपने कपड़े छोड़ने ही हैं, तो मुझे पहले एक सच्चे योद्धा की तरह अपने वचन से मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मेरे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं लोगे। मैं एक सच्चे किसान की कसम खाता हूँ, रॉबिन ने कहा, ये सोचते हुए कि उस आदमी के पास कुछ पैसे हैं जो वह बचा लेगा। इस पर भिखारी ने अपनी कमर पर लटके छोटे चाकू को निकाला और अपने कोट की परत को चीरते हुए उसमें से 10 चमकीले सुनहरे पाउंड निकाले, जिन्हें उसने रॉबिन की ओर एक चालाकी भरी आंख मारते हुए अपने पास जमीन पर रख दिया। अब तुम मेरे कपड़े ले सकते हो और स्वागत है, उसने कहा, और तुम उन्हें अपने कपड़ों के बदले में एक पैसा भी खर्च किए बिना ले सकते थे। 2 सुनहरे स्वर्गदूतों की तो बात ही छोड़ो। मैरी, रॉबिन ने हंसते हुए कहा, तुम एक धूर्त आदमी हो, और मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पास इतना पैसा है तो शायद तुम उसे ले नहीं जाते, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम ईमानदारी से इसे लेकर नहीं आए हो। फिर प्रत्येक ने अपने कपड़े उतारे और दूसरे के कपड़े पहने, और रॉबिन हुड एक ऐसा कामुक भिखारी था जैसा कि आप कभी भी किसी गर्मी के दिन पा सकते हैं। लेकिन होलीवेल का मोटा रिकन लिंकन ग्रीन के सुंदर सूट की खुशी में उछलता, कूदता और नाचता था जो उसे इस तरह मिला था। उसने कहा, मैं अब एक खुशमिजाज पक्षी हूँ। सच में, मेरा प्रिय मॉलपी स्कॉड मुझे इस पोशाक में कभी नहीं पहचान पाएगा। तुम दावत के ठंडे टुकड़े रख सकते हो, दोस्त, क्योंकि मेरा मतलब है कि जब तक मेरा पैसा रहता है और मेरे कपड़े खुश रहते हैं, मैं अच्छी तरह से और कामुक जीवन जीना चाहता हूँ। इसलिए वह मुड़ा और रॉबिन को छोड़ दिया और सीढ़ी पार करके चला गया, लेकिन रॉबिन ने उसे दूर जाते समय बाढ़ के पार से गाते हुए सुना, क्योंकि पोली मुस्कुरा रही है और मॉली खुश है। जब भिखारी दरवाजे पर आता है और जैक और डिक उसे एक अच्छा कामुक लड़का कहते हैं और परिचारिका ने बहुत अच्छा स्को बनाया, तो फिर हे विली वाडकिन, रुको, बिली वाडकिन, और ब्राउन एले को मुक्त रूप से बहने दो, मुक्त रूप से बहने दो। भिखारी ही मेरे लिए आदमी है। रॉबिन तब तक सुनता रहा जब तक कि दूर से गाना खत्म नहीं हो गया। फिर वह भी सीढ़ी पार करके सड़क पर आ गया, लेकिन अपने पैर उस जगह से मोड़ लिए जहां भिखारी गया था।
सड़क एक ढलान वाली पहाड़ी पर जाती थी और रॉबिन पहाड़ी पर चढ़ता हुआ चला गया। उसके पैरों में आधा दर्जन या उससे ज्यादा बैग लटक रहे थे। वो बहुत देर तक आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसे कोई और रोमांच नहीं मिला। सड़क पर उसके अलावा कोई और नहीं था। वह अपने हर कदम पर धूल के छोटे छोटे बादल उड़ाता हुआ जा रहा था, क्योंकि ये दोपहर का समय था, दिन का सबसे शांत समय, शाम के बाद। खाने के समय की शांति में पूरी धरती शांत थी। हल चलाने वाले घोड़े खेत में खड़े होकर मीठा खाना चबा रहे थे। उनकी नाक पर बड़े बड़े थैले थे। हल चलाने वाला झाड़ी के नीचे बैठा था और हल चलाने वाला भी, और वे भी चबा रहे थे। हर एक ने एक मुट्ठी में रोटी का एक बड़ा टुकड़ा और दूसरी मुट्ठी में पनीर का एक बड़ा टुकड़ा पकड़ा हुआ था। इसलिए रॉबिन पूरी खाली सड़क के साथ खुशी से सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके बैग और थैले उसकी जांघों पर झूल रहे थे। आखिरकार वो उस जगह पर पहुंचा जहां घास से भरा एक छोटा सा रास्ता सड़क से अलग हो गया था और एक सीढ़ी से होते हुए एक पहाड़ी से नीचे उतरते हुए एक छोटी सी घाटी में चला गया और घाटी में एक नाले को पार करते हुए दूसरी तरफ पहाड़ी पर चढ़ गया, जब तक कि वह एक पवनचक्की तक नहीं पहुंच गया जो उस पहाड़ी के शिखर पर खड़ी थी जहां हवा पेड़ों को हिलाते हुए झुका रही थी। रॉबिन ने उस जगह को देखा और उसे पसंद किया, और बिना किसी कारण के, बल्कि उसकी कल्पना ने उसे प्रेरित किया, उसने छोटी सी पगडंडी पकड़ी और खुले मैदान की घास वाली धूप वाली ढलान पर चला गया। और इस तरह वह छोटी सी घाटी के पास पहुंचा और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, 4 रिष्ट-पुष्ट लोगों को देखा जो जमीन पर फैले एक अच्छे भोज के चारों ओर पैर फैलाए बैठे थे। वे 4 खुशमिजाज भिखारी थे और हर एक ने अपनी गर्दन के नीचे एक छोटा सा बोर्ड लटका रखा था जो उसकी छाती पर टिका हुआ था। एक बोर्ड पर लिखा था, मैं अंधा हूँ, दूसरे पर, मैं बहरा हूँ, तीसरे पर, मैं गूंगा हूँ, और चौथे पर, लंगड़े पर दया करो। हालांकि बोर्ड पर लिखी ये सारी मुसीबतें बहुत ही दुखद लग रही थीं, लेकिन चारों हटे कट्टे लोग इतनी मस्ती से बैठे थे मानो कैन की पत्नी ने कभी दुर्भाग्य से भरे बर्तन को खोला ही न हो और उन्हें मक्खियों के बादल की तरह हमें परेशान करने के लिए बाहर न निकाला हो। बहरे आदमी ने रॉबिन को सबसे पहले सुना, क्योंकि उसने कहा, भाइयों, सुनो, मुझे कोई आता हुआ सुनाई दे रहा है। और अंधे आदमी ने उसे सबसे पहले देखा, क्योंकि उसने कहा, भाइयों, वो एक ईमानदार आदमी है और हमारे जैसे ही काम का है। फिर गूंगे आदमी ने उसे ऊंची आवाज में पुकारा और कहा, स्वागत है, भाई, आओ और बैठो, जबकि अभी भी दावत का कुछ हिस्सा बचा है और बर्तन में थोड़ा मांसी है। इस पर लंगड़ा आदमी, जिसने अपनी लकड़ी की टांग उतार दी थी और अपनी टांग खोल दी थी और उसे घास पर फैलाकर आराम करने के लिए बैठा था, उसने रॉबिन के लिए उनके बीच जगह बनाई। हम तुम्हें देखकर खुश हैं, भाई, उसने मांसी की बोतल आगे बढ़ाते हुए कहा। मेरी, रॉबिन ने हंसते हुए कहा, और पीने से पहले अपने हाथों में कुप्पी तौलते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम सबका मुझे देखकर खुश होना उचित ही है, क्योंकि मैं अंधे को दृष्टि, गूंगे को वाणी, बहरे को श्रवण और लंगड़े को मजबूत पैर देता हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए पीता हूँ, भाइयों, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए नहीं पी सकता, क्योंकि तुम पहले से ही स्वस्थ हो। ये सुनकर सभी मुस्कुराए और अंधा भिखारी, जो उनमें सबसे प्रमुख था और सबसे चौड़े कंधे वाला तथा सबसे कामुक बदमाश था, उसने रॉबिन के कंधे पर थपकी दी और कसम खाई कि वह सचमुच एक खुशमिजाज व्यक्ति है। तुम कहाँ से आए हो, लड़के? गूंगे आदमी ने पूछा। क्यों? रॉबिन ने कहा, मैं आज सुबह शेरवुड में रात भर सोकर आया हूँ। क्या ये सच है? बहरे आदमी ने कहा, हम चारों जो पैसे लिंकन टाउन ले जा रहे हैं, उसके लिए मैं शेरवुड में एक रात भी नहीं सो सकता। अगर रॉबिन हुड ने अपने जंगल में हमारे किसी साथी को पकड़ लिया, तो मुझे लगता है कि वह उसके कान काट देगा। मुझे लगता है कि वह भी ऐसा ही करेगा, रॉबिन ने हंसते हुए कहा। लेकिन ये कौन सा पैसा है जिसकी तुम बात कर रहे हो? तभी लंगड़ा आदमी बोला, हमारे राजा, पीटर ऑफ यॉर्क, उसने कहा, हमें उन पैसों के साथ लिंकन भेजा है जो। रुको, भाई हॉज, अंधे आदमी ने बात काटते हुए कहा, मैं अपने भाई पर संदेह नहीं करना चाहता, लेकिन ध्यान रखो कि हम उसे नहीं जानते। तुम क्या हो, भाई? ईमानदार आदमी, जर्कमैन, क्लैपर डिजन, डोमरा या अब्राहम मैन?
इन शब्दों पर रॉबिन ने मुंह खोले एक आदमी से दूसरे आदमी की ओर देखा। सच में, उसने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, कम से कम मैं बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम इस तरह की शब्दावली से क्या मतलब रखते हो, भाई। मुझे लगता है कि यह बहुत अधिक उचित होगा अगर वह गूंगा आदमी, जिसकी आवाज़ मीठी है, हमें एक गाना सुनाए। इन शब्दों पर सभी चुप हो गए और थोड़ी देर बाद अंधा आदमी फिर बोला। उसने कहा, जब तुम कहते हो कि तुम इन शब्दों को नहीं समझते तो तुम निश्चित रूप से मजाक कर रहे हो। मुझे इसका उत्तर दो, क्या तुमने कभी रोम के किसी चाउस्क्वेरन से उसके बंद में पड़े लोरे के लिए झूठ बोला है? 4 यानी पुरानी भिखारी की बोली में एक आदमी या बहादुर को हराया। अपने बटुए में रखे पैसों के लिए हाईवे पर डककर अंग्रेजी खलनायक। अब इस पर विचार करो, रॉबिनहुड ने गुस्से से कहा, यदि तुम इस तरह की बकवास करके मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं तुमसे कहता हूँ कि यह तुम सब के लिए बुरा होगा। मैं तुम चारों के सिर फोड़ने का मन बना रहा हूँ, और मैं ऐसा करता भी, लेकिन तुमने मुझे जो मीठा मांसी दिया है उसके लिए नहीं। भाई, बर्तन आगे बढ़ाओ, कहीं वह ठंडा न हो जाए। लेकिन जब रॉबिन ने बोलना बंद किया तो चारों भिखारी उछलकर खड़े हो गए और अंधे आदमी ने घास पर अपने पास पड़ी एक भारी गांठदार डंडी को झपट लिया, जैसा कि बाकी लोगों ने भी किया। फिर रॉबिन ने देखा कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, हालांकि उसे नहीं पता था कि यह सब क्या है। वह भी उछलकर खड़ा हो गया और अपनी भरोसेमंद छड़ी को पकड़कर पेड़ से अपनी पीठ को टकराया और उनसे सावधान होकर खड़ा हो गया। अब कैसे? उसने अपनी छड़ी को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए चिल्लाया, तुम 4 मोटे लोग एक आदमी पर हमला क्यों कर रहे हो? पीछे हट जाओ, बदमाश, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर पर इतने निशान बना दूंगा कि उन पर एक बर्तन के दरवाजे जितने निशान हो जाएंगे। क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम झूठ बोल रहे हो। वह व्यक्ति जो अंधा होने का नाटक कर रहा था और जो सबसे कामुक खलनायक था, दूसरों का नेता था, बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम हमारे बीच एक दुष्ट जासूस के रूप में आए हो। लेकिन तुम्हारे कानों ने तुम्हारे शरीर की भलाई के लिए बहुत कुछ सुन लिया है, और तुम इस जगह से तब तक नहीं निकलोगे जब तक कि तुम पैर आगे करके नहीं निकलोगे, क्योंकि आज तुम मर जाओगे। आओ भाइयों, सब एक साथ उसका नाश करो। फिर अपनी लाठी घुमाते हुए वह रॉबिन पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई गुस्सल बैल लाल कपड़े पर टूट पड़ता है। लेकिन रॉबिन किसी भी घटना के लिए तैयार था। क्रिक क्रैक, उसने पलक झपकते ही 2 बार किए और अंधा आदमी नीचे गिर गया, घास पर लुढ़कता हुआ। इस पर बाकी लोग पीछे हट गए और थोड़ी दूरी पर खड़े होकर रॉबिन को घूरने लगे। आओ बदमाश, वो खुशी से चिल्लाया, यहाँ सबके लिए केक और शराब है। अब अगली बार किसे परोसा जाएगा? इस भाषण पर भिखारियों ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने रॉबिन को ऐसे देखा जैसे महान ब्लिंडबोर ने दिग्गजों का वध करने वाले मोटे जैक को देखा था, मानो वे उसे शरीर और हड्डियों सहित खा जाना चाहते हों। फिर भी उन्होंने उसके और उसके भयानक डंडे के पास जाने की परवाह नहीं की। फिर उन्हें इतना हिचकिचाते हुए देखकर रॉबिन ने अचानक उन पर छलांग लगाई और छलांग लगाते हुए ही वार किया। गूंगा आदमी नीचे गिर गया और उसके हाथ से डंडा उड़ गया। जब वो गिर गया, इस पर बाकी लोग एक और वार से बचने के लिए झुक गए, फिर अपने पैरों पर खड़े होकर एक तरफ और दूसरी तरफ भागे, मानो उनके पैरों में पश्चिमी हवा के जूते हों। रॉबिन ने हंसते हुए उनकी ओर देखा और सोचा कि उसने लंगड़े आदमी जैसा तेज दौड़ने वाला कभी नहीं देखा, लेकिन न तो कोई भिखारी रुका और न ही पीछे मुड़ा, क्योंकि हर किसी के मन में रॉबिन के डंडे की हवा उसके कानों के पास महसूस हो रही थी। फिर रॉबिन जमीन पर पड़े 2 मोटे बदमाशों की ओर मुड़ा। उसने कहा, ये लोग लिंकन ले जाने वाले कुछ पैसों के बारे में कुछ बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि मैं इसे इस मोटे अंधे आदमी से पा सकता हूँ, जिसकी नज़र नॉटिंघम या यॉर्कशायर के किसी प्रशिक्षित लकड़ी काटने वाले की तरह तेज है। ऐसे चोर बदमाशों की जेबों में सही पैसे रहना दुख की बात है। ऐसा कहते हुए वो उस मोटे बदमाश के पास झुका और उसके फटे पुराने कपड़ों में से कुछ ढूंढने लगा।
जब तक कि उसकी उंगलियों ने उसके पैच लगे और फटे पुराने कोट के नीचे उसके शरीर पर लटकी एक चमड़े की थैली को महसूस नहीं किया। उसने इसे उतार दिया और अपने हाथों से तौलते हुए सोचा कि यह बहुत भारी है। यह एक मीठी चीज होती, उसने खुद से कहा, अगर इसमें तांबे के पैसे की जगह सोना भरा होता। फिर घास पर बैठकर उसने जेब खोली और उसमें झांका। वहां उसे भेड़ की खाल में लिपटे 4 गोल रोल मिले। उसने एक रोल खोला, फिर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें घूरने लगी। मैं जानता हूँ, मानो वे फिर कभी बंद ही न हो, क्योंकि उसने 50 पाउंड के चमकीले सुनहरे पैसे के अलावा और क्या देखा। उसने दूसरी जेबें खोली और हर एक में 50 चमकीले नए नए मुहर लगे सुनहरे पाउंड पाए। रॉबिन ने कहा, मैंने अक्सर सुना है कि भिखारियों का संघ बहुत अमीर है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने खजाने में इतनी रकम भेजते होंगे। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल दान और मेरे खुशमिजाज गिरोह की भलाई के लिए बेहतर होगा, बजाय इन जैसे बदमाशों को अमीर बनाने के। ऐसा कहकर उसने पैसे को फिर से भेड़ की खाल में लपेटा और उसे वापस बटुए में रखते हुए उसने थैली को अपनी छाती में ठूंस लिया। फिर उसने मालमसी की बोतल उठाए और उसे घास पर लेटे 2 साथियों की ओर बढ़ाया और कहा, प्यारे दोस्तों, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए यह पीता हूँ और इस दिन तुमने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। फिर अपनी छड़ी उठाकर वह वहां से चला गया और खुशी खुशी अपने रास्ते पर चला गया। लेकिन जब 2 तगड़े भिखारी, जिनके सिर पर थपकी पड़ी थी, उठे और उठकर बैठ गए, और जब बाकी लोग अपने डर पर काबू पाकर वापस आए, तो वे सूखे मौसम में 4 मेंढकों की तरह उदास और व्यथित थे, क्योंकि उनमें से 2 के सिर टूट गए थे, उनकी मानसी पूरी तरह से गायब हो गई थी, और उनके पास अपनी हथेलियों को पार करने के लिए एक पैसा भी नहीं था। लेकिन जब रॉबिन उस छोटी सी घाटी से चला गया तो वह खुशी खुशी आगे बढ़ा और चलते चलते गाना गाता हुआ चला गया। वो इतना प्रसन्नचित और तगड़ा भिखारी था, और साथ ही इतना तरोताजा और स्वच्छ था कि जो भी खुशमिजाज लड़की उससे मिलती, वो उससे एक मीठी बात कहती और उसे कोई डर नहीं लगता। जबकि वही कुत्ते, जो अक्सर भिखारी को देखना भी नापसंद करते हैं, मित्रतापूर्ण ढंग से उसके पैरों को सूंघते और अपनी दुम हिलाते, क्योंकि कुत्ते ईमानदार आदमी को उसकी गंध से पहचान लेते हैं, और रॉबिन एक ईमानदार आदमी था अपने तरीके से। इस तरह वह चलता रहा और आखिरकार वह ऑलटन के पास सड़क के किनारे बने क्रॉस पर आ गया, और कुछ थक जाने के कारण वह उसके सामने घास के किनारे पर आराम करने के लिए बैठ गया। उसने खुद से कहा, अब समय आ गया है कि मैं शेरवुड वापस जाऊं, लेकिन मैं अपने खुशमिजाज समूह में वापस जाने से पहले एक और मजेदार रोमांच का आनंद लेना चाहता हूं। इसलिए उसने सड़क पर और नीचे की ओर देखा कि कौन आ सकता है, जब तक कि आखिरकार उसने किसी को घोड़े पर सवार होकर आते हुए देखा। जब यात्री इतना करीब आ गया कि वो उसे अच्छी तरह देख सके, तो रॉबिन हंस पड़ा, क्योंकि वह काफी अजीब व्यक्ति था। वो एक दुबला पतला, झबरा आदमी था, और उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वह 30 साल का है या 60 साल का। वह इतना सूख गया था कि उसकी त्वचा और हड्डियां भी सूख गई थीं। जहां तक घोड़े की बात है, वह सवार जितना ही दुबला पतला था, और दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें मदर हडल के ओवन में पकाया गया हो, जहां लोगों को सुखाया जाता है ताकि वे हमेशा जीवित रहें। लेकिन यद्यपि रॉबिन इस हास्यास्पद दृश्य पर हंसा, लेकिन वह जानता था कि यह यात्री वर्कशॉप का एक धनी अनाज व्यापारी है, जिसने एक से अधिक बार देहात का सारा अनाज खरीद लिया था और उसे तब तक अपने पास रखा था, जब तक कि उसकी कीमतें अकाल के बराबर नहीं हो गईं। इस प्रकार उसने गरीब लोगों की ज़रूरतों से बहुत पैसा कमाया था, और इसके कारण उसे हर कोई जो उसके बारे में कुछ भी जानता था, उससे दूर दूर तक नफरत करता था। इसलिए थोड़ी देर के बाद कॉर्नेनग्रॉसर घोड़े पर सवार होकर उस स्थान पर आया जहां रॉबिन बैठा था, जिसके बाद प्रसन्नचित रॉबिन तुरंत आगे बढ़ा, अपने सभी चिथड़ों और कपड़ों में, अपने बैग और थैलियों को अपने चारों ओर लटकाते हुए और घोड़े की लगाम पर अपना हाथ रखते हुए दूसरे को रुकने के लिए कहा। तुम कौन हो, दोस्त, जो मुझे राजा के राजमार्ग पर इस तरह रोकने की हिम्मत कर रहे हो? दुबले पतले आदमी ने सूखी, खट्टी आवाज में कहा। रॉबिन ने कहा, एक गरीब भिखारी पर दया करो।
मुझे एक पैसा दे दो ताकि मैं एक रोटी खरीद सकूं। अब बाहर निकलो, दूसरे ने गुर्राहट के साथ कहा। तुम जैसे मजबूत बदमाशों के लिए जेलों में सुरक्षित रहना या गर्दन में भांग का पट्टा डालकर नाचना बेहतर है, बजाय इसके कि वे सड़कों पर इतनी आज़ादी से टहलें। अरे, रॉबिन ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम और मैं भाई हैं, यार। क्या हम दोनों गरीब लोगों से वह नहीं लेते जो वे बचा नहीं सकते? क्या हम कुछ भी अच्छा काम करके अपना जीवन नहीं चलाते? क्या हम दोनों ईमानदारी से काम किए बिना नहीं रहते? क्या हम दोनों ने कभी ईमानदारी से कमाए पैसों पर अंगूठा रगड़ा है? जाओ, हम भाई हैं। मैं कहता हूँ, केवल तुम अमीर हो और मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं तुमसे एक बार फिर विनती करता हूँ, मुझे एक पैसा दे दो। क्या तुम मुझसे ऐसा ही कहते हो, सर? कॉर्न एनग्रॉसर ने गुस्से में चिल्लाया। अब अगर मैं तुम्हें किसी ऐसे शहर में पकड़ लूंगा जहां कानून तुम्हें पकड़ सकता है, तो मैं तुम्हें बुरी तरह से कोड़े लगवाऊंगा। जहां तक तुम्हें एक पैसा देने की बात है, मैं तुम्हें कसम देता हूं कि मेरे बटुए में एक भी पैसा नहीं है। अगर रॉबिन हुड खुद मुझे पकड़ ले, तो वह मेरे सिर से लेकर एड़ी तक की तलाशी ले सकता है, लेकिन मेरे पास पैसे का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि मैं इतना चालाक हूं कि अपनी थैली में पैसे लेकर शेरवुड के इतने करीब नहीं जा सकता, और वह चोर जंगल में खुला घूम रहा है। फिर खुशमिजाज रॉबिन ने ऊपर नीचे देखा, मानो ये देख रहा हो कि आसपास कोई नहीं है, और फिर कॉर्न एनग्रॉसर के करीब आकर वह पंजों के बल पर खड़ा हो गया और उसके कान में बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं एक भिखारी हूँ, जैसा कि मैं दिखता हूँ? मेरी तरफ देखो, मेरे हाथों, मेरे चेहरे या मेरे शरीर पर धूल का एक कण भी नहीं है। क्या तुमने कभी किसी भिखारी को ऐसे देखा है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं भी उतना ही ईमानदार आदमी हूँ जितना तुम हो। देखो, दोस्त, यहाँ उसने अपने सीने से पैसों का बटुआ निकाला और कॉर्न एनग्रॉसर की चकाचौंध आंखों को चमकीले सुनहरे सिक्के दिखाए। दोस्त, ये चिथड़े रॉबिन हुड की आंखों से एक ईमानदार अमीर आदमी को छिपाने के काम आते हैं। अपना पैसा लगाओ, बेटा, दूसरे ने जल्दी से चिल्लाया। क्या तुम मूर्ख हो, जो रॉबिन हुड से बचने के लिए भिखारियों के चिथड़ों पर भरोसा करते हो? अगर वह तुम्हें पकड़ लेता है, तो वह तुम्हारी खाल तक नोच डालेगा, क्योंकि वह एक कामुक भिखारी से उतनी ही नफरत करता है, जितनी वह एक मोटे पुजारी या मेरे जैसे लोगों से करता है। क्या ये सच है? रॉबिन ने कहा, अगर मुझे ये पता होता, तो शायद मैं इस वेश में यहाँ नहीं आता। लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बहुत कुछ मेरी यात्रा पर निर्भर करता है। तुम कहाँ जा रहे हो, दोस्त? मैं ग्रांथम जा रहा हूँ, कॉर्न एनग्रॉसर ने कहा, लेकिन अगर मैं अपने रास्ते पर इतनी दूर तक पहुँच सका तो मैं आज रात न्यूयॉर्क में रुकूंगा। क्यों? मैं स्वयं न्यूयॉर्क के रास्ते पर हूँ, प्रसन्नचित रॉबिन ने कहा, इसलिए जैसे दो ईमानदार व्यक्ति रॉबिन हुड जैसे व्यक्ति द्वारा घेर लिए गए मार्ग में एक से बेहतर होते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ दौड़ूंगा, यदि तुम्हें मेरी संगति से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तुम एक ईमानदार और अमीर आदमी हो। अनाज व्यापारी ने कहा, मुझे तुम्हारी संगति से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि मुझे भिखारियों से कोई खास लगाव नहीं है। तो आगे बढ़ो, रॉबिन ने कहा, क्योंकि दिन ढल रहा है और न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले अंधेरा हो जाएगा। इसलिए वे चल पड़े। दुबला घोड़ा पहले की तरह ही लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था, और रॉबिन उसके साथ दौड़ रहा था। हालांकि वह हंसी से इतना कांप रहा था कि वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, फिर भी वह जोर से हंसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कहीं कॉर्न एनग्रॉसर को कुछ शक न हो जाए। इसलिए वे तब तक यात्रा करते रहे जब तक वे शेरवुड के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी पर नहीं पहुंच गए। यहाँ दुबले आदमी ने अपने दुबले घोड़े को चलने के लिए रोका, क्योंकि सड़क खड़ी थी, और वह अपने घोड़े की ताकत बचाना चाहता था, क्योंकि उसे न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले बहुत दूर जाना था। फिर वह अपनी काठी में मुड़ा और रॉबिन से फिर से बात की, क्रॉस छोड़ने के बाद पहली बार। यहाँ तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा है, दोस्त, उसने कहा, क्योंकि यहाँ हम उस दुष्ट चोर रॉबिन हुड और उसके रहने की जगह के सबसे करीब हैं। इसके आगे हम फिर से खुले ईमानदार देश में आते हैं, और इसलिए हमारी यात्रा में अधिक सुरक्षित हैं। काश, रॉबिन ने कहा,
काश मेरे पास भी उतना ही पैसा होता जितना तुम्हारे पास है, क्योंकि आज मुझे डर है कि रॉबिन हुड मेरी सारी दौलत हड़प लेगा। फिर दूसरे ने रॉबिन की ओर देखा और चालाकी से आंख मारी। उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ दोस्त, मेरे पास भी लगभग उतना ही है जितना तुम्हारे पास है, लेकिन यह इस तरह छिपा हुआ है कि शेरवुड में कोई बदमाश इसे कभी नहीं पा सकता। तुम वाकई मजाक कर रहे हो, रॉबिन ने कहा। कोई अपने शरीर पर 200 पाउंड कैसे छिपा सकता है? अब चूंकि तुम इतने ईमानदार आदमी हो और साथ ही मुझसे बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें वह बताऊंगा जो मैंने पूरी दुनिया में किसी को नहीं बताया है, और इस तरह तुम कभी भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करना सीखोगे कि रॉबिन हुड से बचने के लिए भिखारी की पोशाक पर भरोसा करो। क्या तुम मेरे पैरों में ये चप्पलें देख रहे हो? हाँ, रॉबिन ने हंसते हुए कहा, सच में, वे किसी भी आदमी के लिए देखने के लिए पर्याप्त बड़े हैं, भले ही उसकी दृष्टि पीटर पैटर की तरह धुंधली हो, जो कभी नहीं देख पाता था कि काम पर जाने का समय कब है। शांत रहो दोस्त, कॉर्न एनग्रॉसर ने कहा, क्योंकि यह मजाक का विषय नहीं है। इन जूतों के तले वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक एक प्यारा सा छोटा सा डिब्बा है, और पैर के अंगूठे से दूसरी कील घुमाने पर जूते का ऊपरी हिस्सा और तले का हिस्सा ढक्कन की तरह ऊपर उठ जाता है, और भीतर के रिक्त स्थानों में प्रत्येक जूते में 80 और 10 चमकीले सुनहरे पाउंड होते हैं, जो बालों में लिपटे होते हैं, ताकि वे खनके नहीं और अपनी कहानियां न सुनाएं। जब कॉर्न एनग्रॉसर ने ये बताया, तो रॉबिन जोर से हंसने लगा और लगाम पर हाथ रखकर उदास दिखने वाले घोड़े को रोक दिया। रुको, अच्छे दोस्त, उसने खुशी के झोंकों के बीच कहा, तुम मेरे जीवन में अब तक का सबसे चालाक बूढ़ा लोमड़ी हो। उसके जूते के तलवों में को था, अगर मैं फिर कभी किसी गरीब दिखने वाले आदमी पर भरोसा करूं, तो मेरा सिर मुंडवाकर उसे नीला रंगवा दूंगा। मैं कहता हूं कि मैं एक कॉर्न फैक्टर, एक घोड़ा जॉकी, एक एस्टेट एजेंट और चालाकी के लिए एक जैकडॉ हूँ। और वह फिर से हंसा जब तक कि वो खुशी से अपने जूते नहीं हिला सका। इस पूरे समय कॉर्न एनग्रॉसर रॉबिन को घूर रहा था, उसका मुंह आश्चर्य से खुला हुआ था। क्या तुम पागल हो? उसने कहा, इस तरह, इतनी ऊंची आवाज में और ऐसी जगह पर बात करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, और जब तक हम न्यूयॉर्क में सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक अपनी मौज मस्ती बचा कर रखो। नहीं, रॉबिन ने कहा, उसके गालों पर खुशी के आंसू थे। दूसरी बार सोचने पर मुझे लगा कि मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ अच्छे दोस्त हैं। तुम चाहो तो आगे जा सकते हो, प्यारे प्यारे दोस्त, लेकिन तुम्हें नंगे पैर ही आगे जाना होगा, क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हारा शून पीछे छूट जाएगा। उनसे दूर हो जाओ, दोस्त, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे उनसे बहुत लगाव हो गया है। ये कहते हुए अनाज का खेत लिनेन के रुमाल की तरह पीला पड़ गया। तू कौन है जो ऐसी बातें कर रहा है? उसने पूछा। तब प्रसन्नचित रॉबिन पुनः हंसा और बोला, यहाँ के लोग मुझे रॉबिन हुड कहते हैं, इसलिए प्रिय मित्र, बेहतर होगा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो और मुझे अपने जूते दे दो, इसलिए जल्दी करो, मैं विनती करता हूँ, अन्यथा तुम अंधेरा होने तक सुंदर न्यूयॉर्क टाउन नहीं पहुँच पाओगे। रॉबिन हुड का नाम सुनते ही कॉर्न फैक्टर डर से कांप उठा, इसलिए उसे अपने घोड़े की अयाल पकड़नी पड़ी ताकि वह खुद को उसकी पीठ से गिरने से बचा सके। फिर तुरंत, और बिना कुछ कहे, उसने अपने मोजे उतार दिए और उन्हें सड़क पर गिरा दिया। रॉबिन, अभी भी लगाम पकड़े हुए, झुका और उन्हें उठा लिया। फिर उसने कहा, प्यारे दोस्त, मैं उन लोगों से पूछता हूँ जिनके साथ मेरा रिश्ता है कि वे मेरे साथ शेरवुड में दावत करें। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि हमारी यात्रा साथ साथ सुखद रही, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि शेरवुड में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ उतना विनम्र नहीं होंगे जितना मैं रहा हूँ। कॉर्न एनग्रॉसर का नाम सभी ईमानदार लोगों की जुबान पर एक बुरा स्वाद छोड़ता है। मेरी मूर्खतापूर्ण सलाह मानो और शेरवुड के इतने करीब मत आना। यह हो सकता है कि किसी दिन अचानक तुम्हारी पसलियों के बीच में एक कपड़ा मिल जाए। इसलिए इसके साथ मैं तुम्हें एक अच्छा डैन देता हूँ। इसके बाद उसने घोड़े की कमर पर हाथ मारा और घोड़ा तथा सवार भाग गए। लेकिन उस आदमी का चेहरा भय के कारण पसीने से भीगा हुआ था, और मैं जानता हूँ कि वह फिर कभी शेरवुड जंगल के इतने करीब नहीं पाया गया जितना कि आज देखा गया था।
रॉबिन खड़ा होकर उसकी ओर देखने लगा, और जब वह चला गया तो हंसता हुआ मुड़ा और जूते हाथ में लेकर जंगल में प्रवेश कर गया। उस रात मीठे शेरवुड में लाल आग पेड़ और झाड़ियों पर लहराती रोशनी में चमक रही थी, और चारों ओर बैंड के मोटे लोग रॉबिन हुड और लिटिल जॉन को उनके कारनामे सुनाने के लिए बैठे या लेटे हुए थे। सभी ध्यान से सुन रहे थे, और बार बार जंगल हंसी की चीखों से गूंज रहा था। जब सारी बातें बताई गईं, तो फ्रायर टक ने कहा, अच्छे गुरु, उन्होंने कहा, आपने बहुत अच्छा समय बिताया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि नंगे पांव फ्रायर का जीवन दोनों में से अधिक सुखद है। नहीं, विल स्टिटली ने कहा, मैं हमारे मालिक की इस बात से सहमत हूँ कि उसने इन दोनों में से अधिक सुखद कार्य किया है, क्योंकि आज क्वार्टरस्टाफ में उसने 2 बार जोरदार मुकाबला किया है। तो बैंड के कुछ लोग रॉबिन हुड के साथ थे और कुछ लिटिल जॉन के साथ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है, लेकिन मैं यह आप पर छोड़ता हूँ कि आप खुद ही बताएं कि आप किससे सहमत हैं।